हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा उत्पादक का संतुलन यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर आपने इससे पहले चैप्टर हमारा संप्राप्ति की अवधारणा नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्पादक संतुलन की। उत्पादक संतुलन होता क्या है या फिर उत्पादक किस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है, किस स्थिति में एक उत्पादक जो होता है वो संतुलन की स्थिति में होता है। तो एक बात बताइए, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, प्रोड्यूसर हो, आप एक उत्पादक हो, तो आप किस समय संतुलन की स्थिति में होंगे भाई? जब आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, जब आपका लाभ जो है वो अधिकतम होगा, तभी तो आप संतुलन की स्थिति में होंगे, तभी तो आपको अपना बिजनेस अच्छा लगेगा। जब आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। यानी कि एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब पाया जाता है? जब उसका लाभ, जब एक उत्पादक का लाभ कैसा होता है, अधिकतम हो। लाभ कैसा होता है हमारा? अधिकतम हो जाए। एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है जब उसका लाभ कैसा हो, अधिकतम हो। यानी कि उसके टीआर और टीसी यानी कि कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत का जो अंतर होता है, जो उसका अंतर होता है वो कैसा हो, अधिकतम। उन दोनों के बीच में अंतर अधिकतम हो। लाभ कैसे निकलता है हमारा? कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को माइनस करने के बाद में लाभ निकलता है हमारा। और जब इनका अंतर अधिकतम हो जाता है मतलब हमारा लाभ कैसा होता है, अधिकतम होता है। क्लियर है? एक उत्पादक उस स्थिति में संतुलन में पाया जाता है जब उसका लाभ अधिकतम हो, अर्थात कुल संप्राप्ति यानी तथा कुल लागत का जो अंतर होता है वो कैसा होता है, अधिकतम होता है। या क्या हो, उसकी जो हानि हो रही है, अगर एक प्रोड्यूसर को हानि हो रही है तो उसकी हानि कैसी हो जाए, न्यूनतम हो जाए। मतलब बिल्कुल सबसे कम, मिनिमम हो जाए। या तो एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाएगा जब उसका लाभ अधिकतम हो या फिर उसकी हानि क्या हो, न्यूनतम हो रही हो। क्लियर रहेगा? समझ गए उत्पादक के संतुलन की स्थिति क्या होती है कि एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है जब उस उत्पादक का लाभ कैसा हो, अधिकतम हो, या उसकी हानि कैसी हो जाए, न्यूनतम हो जाए। क्लियर रहेगा? समझ गए होंगे आप सब उत्पादक के संतुलन को। अब हम बात करते हैं लाभ की। देखिए, लाभ होता क्या है या फिर कितने प्रकार का होता है। लाभ, देखिए लाभ हमने पढ़ तो लिया। लाभ होता क्या है? लाभ से विक्रय क्या होता है हमारा, टीआर माइनस टीसी। यही होता है हमारा लाभ। लाभ क्या होता है हमारा, टीआर माइनस टीसी, यानी कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के अंतर को हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के अंतर को क्या बोला जाता है, लाभ। अब लाभ हमने पढ़ा है हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सकल लाभ, जिसे बोलते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट। एक होता है हमारा निवल या शुद्ध लाभ। ये क्या होता है हमारा, निवल या शुद्ध लाभ, जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट किस प्रकार से निकालता है? तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो हमारा सकल लाभ होता है, वो क्या होता है हमारा, कुल संप्राप्ति तथा कुल परिवर्ती लागत के अंतर को ही क्या बोलते हैं, सकल लाभ बोलते हैं। किसको? कुल संप्राप्ति तथा कुल परिवर्ती लागत। कुल परिवर्ती लागत के अंतर को क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ बोला जाता है। यानी सकल लाभ क्या होता है, टीआर माइनस टीवीसी। क्लियर है? टीआर माइनस टीवीसी क्या कहलाता है हमारा, सकल लाभ कहलाता है। कुल संप्राप्ति तथा कुल परिवर्ती लागत के अंतर को ही हम सकल लाभ बोलते हैं। अगर हम बात करें अपने निवल लाभ की, तो निवल लाभ क्या होता है हमारा, कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत, यानी कि टीएफसी और टीवीसी दोनों, टीएफसी तथा टीवीसी दोनों के ही अंतर के अंतर को क्या बोलते हैं, निवल लाभ या शुद्ध लाभ बोलते हैं। कुल लागत के अंदर अपने टीएफसी और टीवीसी दोनों को इंक्लूड करते हैं।
क्लियर रहेगा। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। सकल लाभ क्या होता है हमारा, कुल संप्राप्ति तथा कुल परिवर्ती लागत के अंतर को क्या बोला जाता है, सकल लाभ बोला जाता है। टीआर माइनस टीवीसी क्या होता है हमारा, सकल लाभ। निवल या शुद्ध लाभ क्या होता है हमारा, कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के अंतर को क्या बोलते हैं, निवल या शुद्ध लाभ बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। टीआर माइनस टीसी इक्वल टू क्या होता है हमारा, नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ होता है। इस टीसी के अंदर अपने टीएफसी और टीवीसी दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। क्लियर रहेगा, समझ गए होंगे आप सब। यानी अगर मैं इसकी बात करूं शुद्ध लाभ की, तो देखिए आप अपने शुद्ध लाभ को, अपने नेट प्रॉफिट को किस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टीएफसी। अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से टीएफसी को माइनस कर दूं तो भी मुझे क्या पता लग जाएगा, नेट प्रॉफिट पता लग जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है मेरा, टीआर माइनस टीवीसी होता है। इस वैल्यू में से अगर मैं अपने टीएफसी को भी घटा दूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा, अपना नेट प्रॉफिट पता लग जाएगा। क्लियर रहेगा, समझ गए आप सब लाभ क्या होता है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादक के संतुलन को ग्राफ पर या चित्र के माध्यम से किस तरह से दर्शाया जाता है। यानी एक तालिका तथा चित्र के माध्यम से हम उत्पादक के संतुलन को किस प्रकार दर्शाएंगे। तो आप ये नोट करिए। देखिए अब हमें दिखाना है अपने उत्पादक के संतुलन को, यानी चित्र तथा तालिका के माध्यम से एक उत्पादक के संतुलन को किस तरह से दर्शाया जाता है, क्या किस स्थिति में एक उत्पादक जो होता है वो संतुलन में पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम उत्पादक संतुलन की शर्तों की। एक उत्पादक उस समय संतुलन में पाया जाता है, इसकी कुछ शर्तें होती होंगी। देखिए शर्तें क्या होती है हमारी, शर्त नंबर वन, शर्त क्या होती है हमारी, पहली शर्त होती है हमारी सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए किसके, सीमांत संप्राप्ति के, यानी कि एमसी बराबर हो एमआर के। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती है हमारी, एमसी जो होती है वो एमआर के बराबर होनी चाहिए, यानी सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए सीमांत संप्राप्ति के। और सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, सेकंड शर्त क्या होती है हमारी, जो हमारी सीमांत लागत है, जो हमारी सीमांत लागत यानी कि एमसी जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसी हो हमारी, बढ़ रही हो। मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है हमारी, बढ़ रही होनी चाहिए, वो ज्यादा हो रही हो। तो उस कंडीशन में ही एक उत्पादक क्या होता है, संतुलन की स्थिति में पाया जाता है। क्या होती है हमारी शर्तें, पहली होती है हमारी सीमांत लागत, सीमांत आगम यानी सीमांत संप्राप्ति एमआर के बराबर होनी चाहिए, एमसी इक्वल टू एमआर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो हमारी सीमांत लागत है, वो कैसी होनी है, बढ़ रही हो। क्लियर है, वो बढ़ रही होनी चाहिए। तो अपनी तालिका और ग्राफ के माध्यम से देखते हैं इसे। देखिए तालिका बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी, यहाँ हमारा एमआर और इधर आ जाएगा हमारा एमसी। क्लियर है, क्वांटिटी ले लेते हैं हम अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। देखिए अभी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि जो हमारा एमआर होता है, जब वस्तु की जो कीमत होती है, जो उसका प्राइस होता है, वो कैसा हो, स्थिर हो। जब वस्तु की कीमत क्या होती है, स्थिर होती है, तो हमारी एमआर, जो हमारी एमआर होती है वो भी कैसी होती है, स्थिर होती है। हमारी एमआर भी कैसी होती है, स्थिर होती है। एमआर और एआर दोनों बराबर होती है उस कंडीशन के अंदर। और एमआर कैसी रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं अपने हमारे जो प्राइस है वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एमआर कैसी रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। हम एमआर की कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया एमआर की वैल्यू 10, तो 10, सेकेंड यूनिट पर भी 10, थर्ड पर भी 10, फोर्थ पर भी 10, फिफ्थ पर भी 10, सिक्स पर भी 10, सेवन पर भी 10 और 8 पर भी क्या हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। एमसी कैसी होती है, एमसी कैसी होती है हमारी, पहले वो घटती दर से बढ़ती है, सॉरी एमसी कैसी होती है हमारी, पहले वो घटती है और उसके बाद में एक यूनिट पे मिनिमम होने के बाद में वो फिर से बढ़ना शुरू करती है। एमसी कैसे चलता है हमारा, पहले तो वो घटता है और उसके बाद में वो दोबारा से बढ़ना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे मान लो एमसी हमारी यहाँ पर 12 है,
फिर 10 हुई, घटेगी पहले तो, घटने के बाद में फिर यहाँ पर 8 आ गई, फिर 6 आ गई, फिर 4 आ गई, उसके बाद में फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ 6 आ गई, फिर से 8 आ गई, फिर 10 आ गई, हम एक और यूनिट नीचे ले लेते हैं 9, यहाँ पर 10, उधर क्या हो जाएगी हमारी, फिर से वो 12 पे पहुँच जाएगी। क्लियर रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारी तालिका हो गई, ये हमारी तालिका हो गई। यहाँ पर MR और MC हमने शो कर दिया है। अब हम इसका ग्राफ बना करके देखते हैं MR और MC को किस तरह से शो करा जाएगा। देखिए ग्राफ बनाइए इधर, ये हमारा y-axis 0, ये हमारा x-axis। क्लियर रहेगा। यहाँ पर हम दिखाएंगे अपनी MR और MC को, इधर शो करेंगे अपने आउटपुट को। क्लियर है, इधर के दिखा देंगे अपना आउटपुट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने MR के ग्राफ की। देखिए MR कैसा हमारा कांस्टेंट है, तो MR के ग्राफ कैसा होगा, हमारा x एक्सिस के पैरेलल जाएगा AR और MR के ग्राफ। तो MR के ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से गया, AR बराबर होता है यहाँ पर MR के, दोनों वैल्यूज हमारी बराबर रहेंगी, तो ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल। MC कैसा है हमारा, MC ग्राफ देखिए, MC ग्राफ पहले वो घट रही है, घटी 4 तक है, उसके बाद में फिर से वो बढ़ना शुरू हो गई। MC कैसी हमारी, पहले घट रही है और उसके बाद में बढ़ना शुरू हो रही है। यानी MC ग्राफ जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह से जाएगा, पहले घटेगा और उसके बाद में देन वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, हमारा MC ग्राफ हो जाएगा। क्लियर रहेगा, MC ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ाएगा कि हमारी कंडीशन क्या होती है उत्पादक के संतुलन की। पहली कंडीशन क्या है, सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि MC और MR बराबर होनी चाहिए। अब MC और MR हमारी कहाँ पर बराबर है, एक तो पॉइंट ये है जिसे हम Q1 बोल देते हैं, और एक पॉइंट हमारा ये जहाँ पर हमारा Q2। इन दोनों कंडीशन में ही हमारी क्या है, MR और AR क्या हमारी बराबर है। पहली कंडीशन तो हमारी ये है और सेकंड कंडीशन हमारी ये है। ये वाली जो कंडीशन आती है हमारी किस यूनिट पर आती है, देखिए अगर मैं यहाँ पर यूनिट देखूं तो मेरी ये वाली कंडीशन कहाँ पर आती है, पहले तो आती है मेरी सेकंड यूनिट पर, और उसके बाद में आती है मेरी 8th यूनिट पर। मेरी वैल्यू आती है वो कहाँ पर आती है, 8th यूनिट पर आती है। यानी यहाँ पर तो मेरी जो यूनिट है वो कितनी है, 2 है, और उधर मेरी जो आउटपुट है वो कितना हैगा, 8 हैगा। क्लियर हैगा। इस वाले पॉइंट पर मेरा आउटपुट कितना है, 2, और इस वाले पॉइंट पर मेरा आउटपुट कितना हैगा, 8 हैगा। अब ये तो हो गई हमारी दोनों कंडीशन। अब उत्पादक इन दोनों में से कौन सी स्थिति में संतुलन में पाया जाएगा, तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, सीमांत लागत कैसी होनी चाहिए, बढ़ रही होनी चाहिए। अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो यहाँ पर सीमांत लागत हमारी कैसी है, वो घट रही है, नीचे की तरफ जा रही है। यानी कि जब इस पॉइंट पर MC और MR बराबर होंगी तो उत्पादक क्या करेगा, वो MC को और कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी उसकी लागत कम हो सकती है, अभी उसकी लागत कम हो सकती है। वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए सोचेगा। जैसे जैसे इनका गैप बढ़ता जाएगा उसका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सब इस पॉइंट पर आकर के तो अपने प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे उसकी MC कम होगी। MC एक पॉइंट पर कम हुई, उसके बाद में क्या होगी, उसकी MC बढ़नी शुरू होगी, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जाएगी, और जिस पॉइंट पर वो टच करेगा यहाँ पर हमारा उत्पादक होगा संतुलन की स्थिति में। क्योंकि इसके बाद में अगर वो और ज्यादा MC को और ज्यादा वो उसको प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसकी MC क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, AR से ज्यादा आ जाएगी। यानी उत्पादक हमारा किस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाएगा, अपना Q2 पॉइंट पर। ठीक है, उत्पादक के संतुलन बिंदु पर क्या होगा हमारा, ये पॉइंट होगा E पॉइंट, जिसे हम बोलेंगे उत्पादक संतुलन बिंदु। क्लियर है। उत्पादक संतुलन बिंदु क्या होगा हमारा, Q2 होगा E पॉइंट पर, जहां पर हमारी जो आउटपुट कितना है, इकाइयां कितनी होंगी, 8 होंगी। क्लियर है। तो उत्पादक का संतुलन कहां पर पाया जाता है, पहली कंडीशन, एक तो MC और MR दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और MC क्या हो, हमारी बढ़ रही हो, MC बढ़ रही होनी चाहिए। तालिका और ग्राफ आपके सामने आएगा, आप इसे नोट करिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।